हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है? एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है दोस्तों? मतलब दोस्तों, कृषि वित्त, कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए किसानों को ऋण लेने की आवश्यकता होती है। कृषि व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए धन का प्रबंध करना ही एग्रीकल्चरल फाइनेंस कहलाता है। कृषि कार्यों में विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए धन का प्रबंध करना ही एग्रीकल्चर फाइनेंस कहलाता है। या कृषि वित्त वह मुद्रा अथवा पूंजी है जिसे एक किसान या ग्रामीण व्यक्ति अपने परिवार, फार्म अथवा कुटीर उद्योग के खर्च के लिए किसी से उधार लेता है। तो यह था दोस्तों कृषि वित्त। इसके बाद है बैंक के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य है दोस्तों? एक क्वेश्चन में दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग तीसरी पर बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग का विस्तार हो। राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार करना था, जिससे कि ग्रामीण जनता को भी बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिल सके। राष्ट्रीयकरण से पहले व्यापारिक बैंकों द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार पहला दोस्तों मुख्य उद्देश्य था बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। उससे पहले जो व्यापारिक बैंक था वह ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अपना विशेष ध्यान नहीं दिया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अगला पॉइंट है राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था लघु उद्योगों का विकास करना, जिससे रोजगार सुविधा में वृद्धि हो। तो इसका दूसरा उद्देश्य था कि जो लघु उद्योग, छोटे उद्योग हैं, उनका क्या करना? विकास करना। जब उसका विकास होगा तो उसमें रोजगार भी बढ़ेगी, तो जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगला पॉइंट है सामान्य व्यक्तियों को जीवन निर्वाह में सहायता करना। जो सामान्य व्यक्ति हैं, आम आदमी, उनको जीवन निर्वाह करने में सहायता प्रदान करना। अगला पॉइंट है कृषि के लिए अधिक साख की आवश्यकता करना भी राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था। कृषि के लिए अधिक साख की व्यवस्था करना भी राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था। अगला पॉइंट है राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य शाखाओं का प्रसार करना था। जैसे राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य दोस्तों शाखा का प्रसार करने का मतलब, जैसे कि पहले क्या होता था कि एक जिले में 1 से 2 शाखा मिलती थी देखने को। अब क्या है, अब आप देखेंगे कि गांव गांव में बैंक की शाखाएं हो गई हैं, हर मार्केट में हो गई हैं, किसी किसी मार्केट में 4-4 बैंक की शाखाएं हो गई। तो शाखा का विस्तार करना भी दोस्तों बैंक के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के हाथ से आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था, जिससे समाप्त करना था। जैसे दोस्तों क्या होता जा रहा है कि कुछ लोग थे, कुछ पूंजीपति ऐसे थे जिनका पैसा था, क्या करते थे, और दूसरों को ऋण देते थे और बहुत ज्यादा ब्याज पर ऋण देते थे। तो उनसे छुटकारा प्राप्त हो गया, किसके आने से? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से। अगला पॉइंट, इसका अन्य उद्देश्य है कि देश का समुचित आर्थिक विकास करना। जब दोस्तों गांव का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। अगला पॉइंट है देश के ऋण नीति के दोषों को दूर करना। जो देश में ऋण नीति है उसको दूर करना है, जैसे जो मैंने बताया कि ज्यादा ब्याज पर पैसे देते हैं। अगला पॉइंट है कि बैंक के प्रबंध में व्यावसायिक प्रवृत्ति लाना। बैंक के प्रबंध में क्या लाना? व्यावसायिक प्रवृत्ति लाना। अगला पॉइंट है बैंकों के कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो दोस्तों यही सब था दोस्तों बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य। इसके बाद मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा कि व्यापारिक बैंकों का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, क्या क्या वजह थी होने की। तो वजह तो मैंने बता दिया कि यही सब वजह थी। तो आगे चलते हैं, देखेंगे बैंक। बैंक का अर्थ, कार्य, परिभाषा और महत्व। तो बैंक का अर्थ क्या है? बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंकों से हुई है। किस शब्द से हुई है दोस्तों? बैंकों से। ये कौन सी भाषा है? इटालियन। इटालियन भाषा के शब्द बैंकों से हुई है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं साख का व्यापार करती है। बैंक वह संस्था है, ये हम उसका बैंक का अर्थ देख रहे हैं। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंकों से हुई है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं साख का व्यापार करती है। बैंक कम ब्याज पर जमा स्वीकार करती है और अधिक ब्याज पर जनता को ऋण देती है। इन दोनों के ब्याज के अंतर को ही बैंक की सेवा का लाभ मिलता है। जैसे दोस्तों आपसे ब्याज पे लेगी दोस्तों, मान लीजिए
0.1% पर, लेकिन आपको यही ब्याज देगी कितने पे, 0.3 पर। तो इसे 0.2 का लाभ हुआ। तो दोस्तों यही यही इसी से बैंक का लाभ होता है, इसी से बैंक चलता है। तो आगे चलते हैं, देखेंगे इसकी परिभाषा। तो प्रोफेसर किनले के अनुसार बैंक एक संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा ऋण के रूप में देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता है। बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा ऋण के रूप में देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है, और जिसके पास अपना अनावश्यक मुद्रा जमा किया जाता है। मतलब दोस्तों अनावश्यक मुद्रा कहने वाला ये नहीं कि उसका कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आपके पास बहुत, मान लीजिए आपके पास पैसा हो गया है 1 लाख 2 लाख 4 लाख, तो आप उसे घर में रखेंगे तो सेफ नहीं रहेगा, तो आप उसे जाके बैंक में जमा कर देंगे, जिससे वहां पर सुरक्षा के दायरे में रहेगा, सेफ रहेगा। तो दोस्तों वही बताया जा रहा है कि जिसके पास अपना अनावश्यक मुद्रा हो उससे वह जमा कर देता है बैंक में जाकर। तो यही सही दोस्तों बैंक की परिभाषा। बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा तथा ऋण के रूप में देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, बैंक का कार्य। दोस्तों मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, विस्तार से आप लोग अपने से लिख लेंगे यदि आप लोगों को पॉइंट याद रहेगा तो पहला कार्य बैंक का जमा प्राप्त करना। दोस्तों जमा प्राप्त करने के लिए बैंक ने 3 शाखाएं खुलवाती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो बैंक का पहला कार्य दोस्तों जमा स्वीकार करना, दूसरा काम है ऋण प्रदान करना। इसके बाद है एजेंसी अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य को करना। अगला काम है इसका विविध कार्य, मतलब अन्य कार्य जो होते हैं उनको करना। अगला कार्य आंतरिक और विदेशी व्यापार का अर्थ और प्रबंध करना। अगला पॉइंट साख का निर्माण करना। तो दोस्तों यही था बैंक का मुख्य कार्य। अब बैंक का महत्व देखेंगे तो पहला महत्व है कि पूंजी निर्माण में वृद्धि, पूंजी के निर्माण में वृद्धि होती है बैंक से। राष्ट्रीय धन का सदुपयोग होता है बैंक के माध्यम से। अगला है आर्थिक विकास, तो बैंकों के माध्यम से आर्थिक विकास भी होता है। साख का निर्माण, तो बैंकों के माध्यम से साख का निर्माण होता है। अगला जीवन स्तर में सुधार, तो जीवन स्तर में सुधार भी होता है। कुछ लोग लोन लेकर अपने जीवन स्तर, कोई बिजनेस शुरू करते हैं जिससे उनके जीवन में सुधार आता है, तो यही सब प्रक्रिया दोस्तों होती है। अगला व्यापार की उन्नति, व्यवसाय की उन्नति में भी दोस्तों बैंक का बहुत ही महत्व है। अगला मूल्यांकन समिति की सुरक्षा करना, मूल्यांकन संपत्ति की सुरक्षा, तो ये दोस्तों बैंकों का महत्व है। अगला ग्राहक सेवा, ग्राहक को सेवा देना इसका महत्व है। अगला है आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना भी बैंकों का महत्व है। अगला पॉइंट है सरकार को सहायता करना, तो सरकार को सहायता करना भी बैंकों का महत्व है। आगे देखेंगे व्यापारिक बैंक क्या होता है। हम लोगों ने अभी तक बैंक देखा, अब देखेंगे व्यापारिक बैंक क्या होता है। तो व्यापारिक बैंक भी एक संस्था है। तो व्यापारिक बैंक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण भारतीय बैंकिंग विधान के अधीन, जिस प्रकार भारतीय बैंक का वो दोस्तों जो नियम कानून होता है उसी के अधीन भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए होता है, तथा जो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को प्रतिभूति या व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ऋण प्रदान करता है। तो दोस्तों ये व्यापारिक बैंक होता है। व्यापारिक बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक एक संस्था है जिसका निर्माण भारतीय बैंकिंग विधान के अधीन भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए होता है, जो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को प्रतिभूति या व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ऋण प्रदान करती है। तो यह था दोस्तों व्यापारिक बैंक का कार्य। आगे चलते हैं, देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है? क्षेत्रीय से मतलब आप लोग समझ आ गए, किसी क्षेत्र का, किसी गांव में किसी क्षेत्र के बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कह सकते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वह बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्योगों को आर्थिक सहायता देने, रोजगार के लिए अवसर का सृजन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ साथ देश को समग्र विकास के लिए स्थापित किया जाता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वह बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्योग, जो लघु उद्योग है, जो मध्यम उद्योग है, इस वर्ग के उद्योग को आर्थिक सहायता देना, जिससे वो अपने उद्योग को बढ़ा सके। उसको उनका यदि उद्योग बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के साथ साथ समग्र देश के विकास के लिए स्थापित किया जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप होने लगेगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार देने के अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों उसी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। अब देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खोलना। पहला उद्देश्य दोस्तों है कि ग्रामीण बैंक क्षेत्र में बैंक की शाखाएं खोलना। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि बहुत कम बैंक की शाखाएं देखने को मिलती है। अगला है कृषकों को ऋण देना। अगला है छोटे तथा मध्यम वर्गीय उद्योगपतियों तथा कृषि मजदूरों को ऋण देना। जो छोटी उद्योग है उद्योगपतियों उनको क्या देना? ऋण देना। और जो मजदूर होते हैं उनको ऋण देना। अगला है महाजनों व साहूकारों के शोषण से रक्षा करना। दोस्तों महाजन मतलब दोस्तों और साहूकार मतलब महाजन साहूकार कहने का मतलब दोस्तों इन लोगों के पास बहुत पैसा होता था तो ये लोग ऋण देते थे अधिक ब्याज पर, तो इनसे छुटकारा मिल जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वजह से। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से अवगत कराना तथा ग्रामीण में विकास स्थापित करना। ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से अवगत कराना तथा ग्रामीणों में विश्वास स्थापित करना। अगला ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास में सरकार की मदद करना। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सन 1975 में क्षेत्रीय बैंक स्थापित किए गए थे। प्रथम चरण में कहाँ कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और मुरादाबाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। हरियाणा में भिवानी में और राजस्थान के जयपुर में दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1975 में। तो यह था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है? आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्या है? भूमि विकास बैंक। भूमि से ही मतलब समझ गए होंगे कि भूमि और विकास मतलब दोस्तों विकास बैंक मतलब भूमि से जो विकास होता है उसी को भूमि विकास बैंक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें यही होता है कि जो किसान लोग होते हैं अपने भूमि को गिरवी रख कर, अपने भूमि को लंबे समय तक गिरवी रख कर, किसी का ब्याज देना होता तो उसको ब्याज देते हैं, कोई सामान खरीदना होता तो कोई यंत्र खरीद देते हैं। तो चलिए देखते हैं। भूमि विकास बैंक वे संस्थाएं हैं जो भूमि को गिरवी रखकर लॉन्ग टर्म के लिए या लंबे समय के लिए किसानों को लोन देती है। ये किसानों को दीर्घकालीन ऋण देती है। इस प्रकार के बैंक को भूमि विकास या बंधक बैंक भी कहते हैं। भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 26 मार्च सन 1957 ईस्वी को हुई थी। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 26 मार्च सन 1957 ईस्वी को। तो भूमि विकास बैंक यही है। भूमि विकास बैंक किस लिए दिया जाता था दोस्तों? यंत्र खरीदने के लिए, किसी से ब्याज लिए तो उसको चुकाने के लिए, ट्यूबवेल गड़वाने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्य क्या है। लैंड डेवलपमेंट बैंक भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन के लिए कृषकों को ऋण देते हैं। तो यह क्यों देते हैं? किन कार्यों के लिए देते हैं? तो यह कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला दोस्तों पुराने ऋण चुकाने के लिए। अगला है भूमि की चकबंदी कराने के लिए तथा उसको उपजाऊ बनाने के अन्य सुधारों के लिए। जैसे दोस्तों आप भूमि आपकी उपजाऊ नहीं है तो उसको उपजाऊ बनाने में आपका अधिक खर्च होता है, तो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म क्रेडिट आप लोग ले सकते हैं, मतलब लंबे समय के लिए लोन ले सकते हैं। अगला है भूमि खरीदने के लिए, तो आप अपनी भूमि को गिरवी रखकर भूमि को खरीद सकते हैं। अगला है सिंचाई के लिए कुआं बनवाने, ट्यूबवेल बनवाने आदि मूल्यवान यंत्र क्रय करने के लिए। अगला है कि ये ऋण 5 वर्ष से 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। 4 से 5 वर्ष कर सकते हैं या 5 वर्ष से 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। कौन सा? लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो होता है। अब देखेंगे सूक्ष्म वित्त क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस। तो सूक्ष्म वित्त वह वित्त है जो कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है। सूक्ष्म वित्त वह वित्त है जो कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो अन्य वित्तीय सेवाओं तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों जो गांव में होते हैं, जो अन्य बैंक की सेवा तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए जो सूक्ष्म वित्त होता है वह होता है। सूक्ष्म वित्त क्या है? सूक्ष्म वित्त कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की बैंकिंग सेवा होती है। तो यह था दोस्तों सूक्ष्म वित्त। आगे चलते हैं। आगे है लीड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम पूछा है। सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा बारी पूछा है। लीड बैंक, तो लीड बैंक क्या होती है तब देखते हैं। लीड बैंक की स्थापना सन 1969 ईस्वी में हुई। लीड बैंक की स्थापना कब हुई? सन 1969 ईस्वी में। इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को अपने निर्धारित क्षेत्र के विकास के लिए अग्रणी बनाने की योजना की जाती है। प्रत्येक बैंक को कार्य क्षेत्र के लिए कुछ जिले निर्धारित किए गए हैं, जिसमें इसका मुख्य कार्य अन्य बैंकों व वित्त संस्थाओं के कार्यों
व नीति में सामंजस्य स्थापित करना है। तो दोस्तों लीड बैंक क्या होता है? लीड बैंक दोस्तों वह बैंक होता है जिससे अपने क्षेत्र में बैंकिंग को विस्तार करने के लिए, बैंक को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है, तो उसी को लीड बैंक कहते हैं। लीड बैंक दोस्तों एक जिले में होता है, जिले के अंतर्गत दोस्तों, जिले में जितने बैंक होते हैं वह सब लीड बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो लीड बैंक जो होता है उसका कार्य ये होता है कि वह देखेगा कि कहाँ से हमारे बैंकिंग विस्तार होने में समस्या आ रही है और इसका विस्तार कैसे किया जाए। जो लघु उद्योग है उनको कुछ पैसा देकर उनको बड़ा उद्योग बनाने के लिए, किसानों को ऋण देने के लिए, तो दोस्तों ये सब लीड बैंक का कार्य होता है। चलिए देखते हैं। तो अपने क्षेत्र में समयबद्ध बैंक शाखाओं के विस्तार का प्रोग्राम बनाना। जो दोस्तों अपना क्षेत्र है उस क्षेत्र में समयबद्ध बैंक शाखा के विस्तार का प्रोग्राम बनाना। अगला है ऋण की आवश्यकताओं के हिसाब से, ऋण की आवश्यकताओं का हिसाब लगाना, उनकी पूर्ति के लिए प्रबंध करना। तो आप अपना हिसाब लगाएंगे कि आपके जिले में कितने ऋण की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए आप अपना प्रबंध करेंगे। अगला है कि अपने जिले में उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां कृषि और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जहां पर कृषि और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है तो उन जगहों का पता लगाना, और स्थानीय पूंजी को उनके विकास के लिए प्रोत्साहन देना, और जो वहाँ का स्थानीय बैंक है उसको वहाँ पे लोन देना और उनको प्रोत्साहित करना। अगला है उन कारणों का पता लगाना है जो उस क्षेत्र की उन्नति में बाधक हो। जिस क्षेत्र में उन्नति नहीं हो रही, उस क्षेत्र में किस कारण से उन्नति नहीं हो रही बैंकों का, उसका पता लगाना। दोस्तों यही सब लीड बैंक का कार्य है और लीड बैंक मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे रिस्क बियरिंग एबिलिटी। तो रिस्क बियरिंग एबिलिटी क्या होती है? जोखिम उठाने की क्षमता द्वारा यह ज्ञात किया जाता है। इसका अर्थ है जोखिम उठाने की क्षमता। तो इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि किसानों को प्राप्त होने वाली सकल आय के क्षेत्र के सामान्य विचरण गुणांक की राशि तक कम करते हैं, जिससे किसानों को वास्तविक आय एवं भुगतान का पता किया जाता है। तो दोस्तों यही थी रिस्क बियरिंग एबिलिटी। आगे चलते हैं। साख का गैर संस्थागत स्रोत। साख का गैर संस्थागत स्रोत क्या होता है दोस्तों? बहुत ही आसान है। गैर संस्थागत स्रोत मतलब दोस्तों कि बिना संस्था के जो आप लोन लेंगे उसी को गैर संस्थागत स्रोत। जैसे आपने अपने रिश्तेदार से ले लिया, किसी पूंजीपति से ले लिया, किसी अपने व्यक्तिगत मित्र से ले लिया, तो दोस्तों यही सब क्या गैर संस्थागत स्रोत है। तो चलिए देखते हैं। तो गैर संस्थागत साख, इस प्रकार के लोन में व्यक्ति व्यक्तिगत ऋण उधार लेता है जो पेशेवर व्यापारी, कमीशन एजेंट, रिश्तेदार देते हैं। तो दोस्तों ये था गैर संस्थागत। अब एग्जाम पूछता है 1 नंबर में कि गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यही सब जो आपके हैं रिश्तेदार, पेशेवर, व्यापारी, कमीशन एजेंट, रिश्तेदार, भाई भाई छोड़कर दोस्तों मतलब घर के बाहर की जिससे भी आप पैसा उधार लेंगे तो वही गैर संस्थागत के स्रोत कहलाएंगे। अब देखेंगे इस प्रकार की जो संस्था होती है इससे लोन नहीं लेना चाहिए, इससे लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस संस्थाओं की ब्याज दर बहुत अधिक होती है तथा किसानों को अधिक शोषण करते हैं। तो दोस्तों ये कुल 10 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।